हाँ जी। तो इस वीडियो में अपन जो है चरक चिकित्सा स्थान की बात करेंगे और चरक चिकित्सा स्थान में भी अपन विशेष चीज़ें देखेंगे, है ना। आपने देखिए दो प्रकार की स्ट्रेटजीज हो सकती हैं पढ़ने की। एक तो अपन कहें भाई कंप्लीटली अपन चीज़ों को पढ़ें, लेकिन यहाँ पे अपन बात करेंगे कि जो सुपरफिशियल चीज़ें होती हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो बेसिक अपन चीज़ें लेंगे, अभी पहले दो चैप्टर तो अपने कौन से भाई रसायन है और दूसरा अपना वाजीकरण है, ये तो एक अलग बात हो गई। क्यों? क्योंकि भाई ये डिजीज़ नहीं है। और अपन जानते हैं कि भाई जो चरक चिकित्सा स्थान का पोर्शन है वो बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे भले आप पीजी की दृष्टि से देख लो, चाहे भले आप यूजी की दृष्टि से देख लो, या फिर मैं अगर कहूँगा भाई यूजी में भी एक तो चरक का एक चिकित्सा स्थान, या फिर मैं कहूँ चरक उत्तरार्ध का एक अलग से टेस्ट होता है। इसके अलावा एक एग्ज़ाम होती है किसकी, काया चिकित्सा की, केसी जिसको अपन बोल देते हैं। तो उसकी परिपेक्ष में भी जो चिकित्सा स्थान वाला पार्ट है, या फिर चरक का उत्तरार्ध जो पार्ट है, या फिर जो डिजीज़ वाला जो पार्ट है मैं कहूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखो अपना जो बेसिक पॉइंट रहेगा डिजीज वाले में, जैसे कि अपन ज्वर से पढ़ेंगे, यहाँ पे भी अपन जो मुख्य बिंदु हैं, ऐसे बिंदु जो 70% वेटेज रखते हैं वो बहुत कम होते हैं। 30% होती है वो अंदर की बातें होती हैं। तो अपन इस 70% वाले पे टारगेट करेंगे। जब अपना 70% पार्ट पूरा हो जाएगा, मैंने कहा भाई मान लीजिएगा कि ज्वर की बात ले ली अपन, एक चैप्टर अपन ने उठा लिया ज्वर, ठीक है। और ज्वर में अपन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर अपन पढ़े, जैसे कि अपन ने ज्वर के निदान पढ़ लिए, ज्वर के अपन ने लक्षण पढ़ लिए, ठीक है। लक्षण रूप कह सकता हूँ, पूर्व रूप कह सकता हूँ। मैंने क्या किया भाई, ज्वर के अपन ने पूर्व रूप पढ़ लिए। मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना। तो पहली चीज़ कौन सी भाई, निदान इंपॉर्टेंट है, लक्षण इंपॉर्टेंट है, पूर्व रूप इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अपन थोड़ी सी भाई संप्राप्ति भी देखेंगे। ये वो बिंदु है जो चिकित्सा स्थान के इंपॉर्टेंट पॉइंट रखते हैं, ठीक है। इसके बाद में मैं कहूँ भाई इसका मैं चिकित्सा सूत्र भी देखना चाहूँगा। चिकित्सा सूत्र का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भाई, आप भले यूजी का पेपर उठा के देख लीजिएगा, उसमें भी आता है भाई बताइए इस रोग का जो चिकित्सा सूत्र बताइए क्या है। या फिर अगर मैं बात करूँ पीजी में एमसीक्यू की, तो एक लाइन दी जाएगी और कहेंगे भाई बताइए ये किसका चिकित्सा सूत्र है। आपको एक पूर्व रूप की लाइन देंगे, बताइए किसका पूर्व रूप है। या फिर एक लाइन देंगे कि इस पर्टिकुलर डिजीज का क्या है, ये बताइए पूर्व रूप है कि निदान है कि लक्षण है, संप्राप्ति है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं क्या कहूँ कि भाई ये चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। कोई भी डिजीज है, क्या मैं 5 लाइन में ये चीज़ पढ़ सकता हूँ, निदान, लक्षण, पूर्व रूप, संप्राप्ति, चिकित्सा सूत्र, ठीक है। इसके अलावा योग, एक और बिंदु कौन सा है, योग। ये कुछ ऐसी चीज़ हैं जो कि पक्का ही अपने को आनी चाहिए। अब जैसे ये चीज़ आ जाएंगी तो अपने को पता रहेगा भाई ज्वर का या फिर कोई एक डिजीज़ का पर्टिकुलर मोटी मोटी बातें ये हैं। इसके बाद जब वो आपको याद हो जाए, उसके बाद अपन बचा हुआ पार्ट पूरा पढ़ सकते हैं। अब इतना अगर आप पढ़ लेते हो, मैं कह रहा हूँ सिर्फ आप इतना पढ़ रहे हो, ये दिखने में इतना लग रहा है, इसमें भी थोड़ा पोर्शन हो जाएगा, लेकिन इतना पढ़ लेते हो उस चैप्टर के विद रेस्पेक्ट, अगर इतने की बात करोगे तो वो कम है। इतना अगर आप पढ़ते हो तो आप यूजी में भी कहीं रुकने वाले नहीं हो, और पीजी में भी आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इतना पढ़ के आप निकल जाओगे, लेकिन नहीं, आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पे जाके खड़े हो जाओगे। वहाँ से आगे जाना इतना मुश्किल काम नहीं रहेगा। तो अपन अभी जो बेसिकली कवर करेंगे वो इन्हीं चीज़ों को अपन टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, सबसे पहले रसायन अध्याय की बात अपन शुरू कर रहे हैं। पहला चैप्टर है अपना रसायन अध्याय, और रसायन अध्याय में मैं बात करूं अभया आमल की अध्याय की, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये रसायन अध्याय के अंतर्गत क्या होता है भाई, 4 पाद आते हैं। पहला पाद है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ऐसे 4 पाद है, ठीक है। अपन याद कैसे करते हैं, आपका आयुर्वेद से अपन इसको याद करते हैं, APKA, ये साथ साथ पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अभयामल के, प्राणकाम्य, कर परिचिति और आयुर्वेद समुत्थानी, इनके अलग अलग योगों की संख्या भी होती है। जैसे कि अभया आमलकीय वाले में कितने हैं, 6 योग है, ठीक है। आगे अलग अलग बातें। तो सबसे पहले अपन ने कहा भी पहले पाद का क्या नाम है, अभया आमलकीय अध्याय नाम, ठीक है। इसके अंदर अपन पहले जो है रसायन अध्याय प्रधान है। रसायन इसलिए, रसायन और वाजीकरण में भी रसायन को प्रधान माना गया है क्योंकि इसका सेवन करने से सात्विक गुणों की वृद्धि होती है, इसलिए इसकी प्रधानता बताई गई है, और इसलिए इसकी वर्णन जो अपन पहले करते हैं।
कहा भाई रसायन और वाजीकरण के लिए आचार्य चक्रपाणी हुए, उन्होंने कहा कि भाई ये दीर्घायु रूप महाफल देने वाले होते हैं। दीर्घायु मतलब एक लंबी आयु जो है वो क्या होती है, एक फल, अच्छा महाफल माना जाता है एक लंबी आयु को। तो आचार्य चक्रपाणी कहते हैं कि रसायन और वाजीकरण जो है वो दीर्घायु देने वाले होते हैं, है ना। इसको क्या कहा, दीर्घायु रूप महाफल देने वाले होते हैं, ये चक्रपाणी कहते हैं। चलिएगा आगे अपन चलते हैं। अगली जो बात आती है वो है भेषज। ठीक है, देखिए बीच में बहुत सारी बातें रहेंगी, आप हटाइए। जो अपन बात कर रहे हैं इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। आपसे कोई पूछे बताइए भेषज कितने प्रकार के, अपन बोल देंगे भाई 2 प्रकार के। भेषज कितने हो गए, 2 प्रकार के हो गए। एक हो गया भाई स्वस्थस्य ओजस्कर और एक हो गया आर्तस्य रोगनुत। स्वस्थस्य ओजस्कर मतलब है स्वस्थ व्यक्ति के ओज को बढ़ाने वाला, या फिर मैं कहूँ भाई स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला। भाई स्वस्थ व्यक्ति की इम्यूनिटी जो है इसको ये बढ़ा देगा, इसी को बोलते हैं स्वस्थस्य ओजस्कर। क्या आयुर्वेद का प्रयोजन भी अपन इसी प्रकार से पढ़ते हैं भाई, प्रयोजनम तस्य क्या पढ़ रहे हैं अपन, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, जो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा। अब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे होगी, अगर अपन उसकी इम्यूनिटी इंक्रीज कर दें। अब उसकी इम्यूनिटी अगर बढ़ गई है तो बाहर के कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया वायरस आ रहे हैं उनसे उसकी सुरक्षा हो जाएगी, तो वो क्या हो गया, वो स्वस्थ हो गया। तो वही बात है यहाँ पे। दूसरा कहता है भाई, दूसरा प्रयोजन क्या, जो आतुरस्य विकार पर समनम, जो आतुर है उसके विकारों की रक्षा कर दी। तो ये भी वही मतलब है। आर्तस्य मतलब जो आर्त है, आर्त मतलब रोगी, उसके रोगों को ठीक करने वाले। तो भेषज या फिर है ना, भेषज औषधि को बोल रहे हैं। तो वो 2 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, जो स्वस्थ व्यक्ति की इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, जो स्वस्थ है वो उसका सेवन कीजिए, अच्छा रहेगा। और एक होता है ऐसी औषधि जो कि रोगी को देंगे तो उसका रोग जो है वो दूर हो जाएगा। ये 2 प्रकार की दवाइयाँ होती हैं। ठीक है, ये हो तो बोले भाई 2 प्रकार की दवाइयाँ। इसी प्रकार से इन्होंने कहा कि भाई 2 प्रकार की और चीज़ें भी होती हैं जो कि डिजीज करने वाली, डिजीज नहीं मतलब कि अपन कहेंगे हाँ, तो भेषज का उल्टा हो गया। तो भेषज का उल्टा क्या हो जाएगा, अभेषज हो जाएगा। ठीक है, तो कहा भाई 2 प्रकार के क्या होते हैं, अभेषज होते हैं। अभेषज कितने प्रकार के हुए, 2 प्रकार के हुए। ठीक है, तो 2 प्रकार के कौन कौन से भाई, एक तो क्या बोल रहा है कि बाधन है और दूसरा जो है वो सानुबाधन है। आपको पता हो इस चैप्टर में 2 चीजें बहुत है। ठीक है, तो बाधन का मतलब होता है एक्यूट, और एक्यूट मतलब क्या हो गया, जो तुरंत हो जाती है। एक्यूट मतलब क्या हो गया, जो आपको तुरंत हो रही है। या फिर मैं इसी को क्या बोल दूं, इसी को मैं तीव्र बोल सकता हूँ। तीव्र वेग, अपन कहते हैं भाई बहुत तीव्र वेग है, जल्दी से कोई डिजीज हो जाए, उसको बोलते हैं एक्यूट। दूसरा सानुबाधन, अभी समझेंगे, उसको बोलते हैं अपन क्रोनिक। सानुबाधन इसको बोलते हैं क्रोनिक बोलते हैं अपन। तो देखिएगा यहाँ पे बाधन का मतलब होता है एक्यूट, सानुबाधन, ये 2 अभेषज के प्रकार होते हैं। अभेषज, भेषज का उल्टा। भेषज का मतलब जो मेडिसिन थी, और मेडिसिन उल्टा मतलब भेषज क्या कर रहा है, डिजीज को ठीक कर रहा है, लेकिन अभेषज क्या करेगा, डिजीज करने वाला होता है। और वो 2 प्रकार के। बाधन मतलब होता है एक्यूट होता है, तीव्र होता है। जैसे कि विष, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें समझेंगे, ये क्या होता है, जैसे कि इन्होंने कहा भाई विष होता है। विष क्या होता है, सद्य प्राण घातक होता है। अब इसमें 2 बातें अपने को ध्यान में रखनी। पहली चीज, ये क्या होता है भाई, ये अल्प कष्टदायक होता है। अल्प कष्टदायक, पहली चीज आपको ध्यान में रखनी। ये स्टेटमेंट आएगी कि बताइए जो बाधन होता है वो अल्प कष्टदायक होता है, ये सही बात है क्या, अपन कहेंगे भाई सही बात है। आपने जहर खाया तुरंत मर गए, आपको कष्ट कहाँ हुआ, कष्ट तो कब होगा, आज आपने जहर खाया, वो शरीर में आपके एक ऑर्गन को खराब कर रहा है ना, वो धीरे धीरे आपका लीवर खराब कर रहा है, आपको दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है ना, आप रोज अस्पतालों के चक्कर काट रहे हो, वो क्या होगा, वो आपको कष्ट देने वाला होगा। दूसरा दूसरा है कॉम्प्लिकेशंस, वो भी क्या हो जाएंगे, इसके कॉम्प्लिकेशंस भी कम रहेंगे भाई, इसके उपद्रव जो है वो भी क्या होंगे, कम रहेंगे। यही स्टेटमेंट पूछी जाती है कि जो बाधन होता है वो अल्प कष्टदायक होता है और उसके उपद्रव भी कम होते हैं। ये सही बात है क्या, तो अपन कहेंगे भाई हाँ बिल्कुल सही बात है ना, बाधन के लिए सही बात है ना। सानुबाधन मतलब क्रोनिक, क्रोनिक मतलब जो धीरे धीरे जो है वो किसी डिजीज जो है धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाए, तो वो अब उसके क्या होंगे भाई, धीरे धीरे दिखाएगा तो उसमें कोई उपद्रव मतलब ऐसे कोई दूसरी डिजीज भी उसकी वजह से हो जाएंगी।
ठीक है, तो उसको बोलते हैं। तो उपद्रव ज्यादा किस में होंगे? सानुबादन वाले में होंगे। कष्टदायक ज्यादा कौन होगा? सानुबादन वाला होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तीव्र कौन सा है? बाधन वाला। उदाहरण इसके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा। बाधन का एग्जाम्पल है विष और सानुबाधन का एग्जाम्पल है दूसरी विष। बस यहीं पे आगे फंस जाते हैं। ये क्या है भाई? दूसरी विष है सानुबाधन का, और विष जो है वो बाधन का है। ठीक है, दूसरी चीज सानुबाधन क्या हो गया? चिरकारी होता है, चिरकारी कष्ट देने, लंबे समय तक कष्ट देता रहता है। सानुबाधन के लिए एक उदाहरण देते हैं आचार्य चक्रपाणी, बताते हैं दीर्घ काल अवस्थाई कुष्ठ जो होता है, बहुत लंबे समय तक टिकने वाला कुष्ठ, वो किसका एग्जाम्पल बताया आचार्य चक्रपाणी ने? सानुबाधन का एग्जाम्पल बताया भाई। ठीक है, ये 2-3 बातें आपको पता होना चाहिए। समझाने के लिए अपन कह रहे हैं, अल्टीमेट बात यही ध्यान में रखनी है। एबेसिस 2 प्रकार की, एक बाधन, सानुबाधन। बाधन का एग्जाम्पल है विष जो कि तुरंत प्राण घातक होता है। सानुबाधन का एग्जाम्पल है दूसरी विष जो कि चिरकारी कष्टदायक होता है। चक्रपाणी ने सानुबाधन का एग्जाम्पल बताया, वो है दीर्घ काल अवस्थाई कुष्ठ। कोई ऐसे नए विद्यार्थी हो उनके लिए कहें भाई, चक्रपाणी को बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना ही पढ़ने की आवश्यकता है जितना अपन बता रहे हैं बीच बीच में, उतना आपने को ध्यान में रख लेना है। चलिए आगे अपन चलते हैं। आगे आता है रसायन की बात अपन करते हैं। रसायन में आता है, देखो बहुत सारी बातें रसायन के बारे में लिखा हुआ है। ये भी वही कि भाई दीर्घायु होता है ना, कांति देने लायक होता है, ऐसी बहुत सारी बातें आपको मिलेंगी। लेकिन जो अपने को याद रख ले, मैं ये नहीं कह रहा कि वो इंपॉर्टेंट नहीं भाई, वो भी जरूरी है, वहां से भी क्वेश्चन आते, लेकिन सबसे पहले अपने को याद क्या होना चाहिए? लाभोपायो ही सस्ता नाम रसादि नाम रसायनम। जो रस रक्त आदि सस्त धातु, अच्छी धातु, रसादि जो अच्छी धातुएं होती हैं, उनकी प्राप्ति के लिए जो जिस चीज़ का सेवन किया जा सकता है, जिससे उनकी प्राप्ति की जा सकती है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को रसायन कहा जाता है। रसादि धातुओं की प्राप्ति के लिए जिस चीज़ का सेवन किया जाए, उसी को अपन क्या बोल देते हैं? रसायन बोल देते हैं भाई। तो क्या कहा भाई? लाभोपायो ही सस्ता नाम रसादि नाम रसायनम। इसके अलावा देखो अगला क्या कह रहा है। अब ये ध्यान रखना, ये जो डेफिनेशन है ना, ये आचार्य चरक की है, ये हर कहीं आप लिख के आइए। आपके जब यूजी में भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप लिख के आइए बिल्कुल। दूसरा आता है रसायनम च तत् गेयम यज जरा व्याधि नाशनम, कि उसी को रसायन कहा जाता है जो कि क्या करे? जरा और व्याधि का नाश करे। जरा का तात्पर्य बुढ़ापा, और व्याधि को नाश करने वाली जो होती है उसी को क्या बोला जाता है? रसायन बोला। किसने दे दी है परिभाषा? ये परिभाषा दे दी भाई आचार्य सारंगधर ने दे दी है परिभाषा। ठीक है, ये वाली डेफिनेशन जो है वो सारंगधर देते हैं। इसके बाद में देखो अगली अपन बात करते हैं। नेक्स्ट जो अपनी बात हो जाएगी वो रहेगी कि भाई बताइए, चक्रपाणी की बात अपन करते हैं भाई। ये दूसरी क्या हो गई? ये जरा व्याधि नाशनम। अगला जो आता है वो है यज जरा व्याधि विध्वंसी भेषजम तद रसायनम, कि ये भी क्या कर रहा है भाई? ये भी जरा और व्याधि का ही क्या कर रहा है? विध्वंस कर रहा है। विध्वंस का तात्पर्य होगा भाई नाश कर रहा है। और इसी भेषज को क्या बोला जाता है? इसी भेषज को रसायन बोला जाता है। ये भी कौन कह रहे हैं भाई? ये आचार्य चक्रपाणी बात कर रहे हैं। तो ये पता होना चाहिए भाई ये डेफिनेशन किसने दी है, ये किसने और ये किसने। याद आप एक रख लीजिएगा, उसी से काम हो जाएगा। लाभोपायो ही सस्ता नाम रसादि नाम रसायनम। ऐसे कोई विद्यार्थी जिनको लिख के आना है, बिल्कुल आप याद कीजिए, लिखिए, है ना। ये दोनों आप याद नहीं करोगे तो भी काम चल जाएगा, है ना। ये किसने भाई? ये पूछेंगे बताइए ये कौन से आचार्य ने जो है ये वाली परिभाषा रसायन की दी है? तो सारंगधर ने दी है। ये वाली बोल देंगे भाई बताइए ये किसने दी है? चक्रपाणी ने। तो सारंगधर वाली तो सिंपल हो गई। ठीक है, चक्रपाणी की याद रख लेते हैं अपन। कैसे याद करते हैं? देखो यहां पे एक शब्द आया है विध्वंसी, शब्द आया है विध्वंसी, विध्वंसी। और विध्वंस कौन करता है भाई? जो श्री कृष्ण जी थे उनका जो चक्र है वही क्या करता है? विध्वंस करता है। तो याद रख लेना कि जिस भी लाइन में विध्वंस आए तो विध्वंस किससे होगा? चक्र से होगा। और चक्रपाणी जो है वो ये डेफिनेशन देते हैं विध्वंसी वाली। तात्पर्य वही है। ये क्या कर रहा है? ये जरा व्याधि नाशनम बोल रहा है, ये जरा व्याधि विध्वंस की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखो ये चक्रपाणी बताते हैं। चक्रपाणी की 2-3 चीजें और याद रख लो। जब चक्रपाणी की बातें ही हो रही हैं तो 1-2 बातें याद रख सकते हैं कि चक्रपाणी का काल जो है ना वो कौन सा था? 11वीं शताब्दी। ठीक है, पूछा गया है ये 1-2 बार एग्जाम में, 11वीं शती। देखो यूजी में बात होती है ना तो ऐसी बातें आप अपनी तरफ से ऐड कर दिया करो। पीजी की बात करें तो भाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नहीं आएगा तो ऑप्शन में आएगा।
है ना, तो ऑप्शन में अपन थोड़ा बहुत जान जाते हैं। अगला आता है सारंगधर। सारंगधर की भी आप काल लिख सकते हो। सारंगधर का जो काल है वो है 13वीं शताब्दी। 13वीं शताब्दी आप याद रखिएगा। अब देखो कैसे याद करोगे, धर तर याद है, सारंग धर तर, धर तर ऐसे याद रख लेना। सारंगधर की जो काल है वो है 13वीं शताब्दी। इधर आ जाओ। अब देखो यहाँ पे दो दो चीजों की बात कर रहे हैं, तो दो रसायन भी होते हैं। अपन ने कहा भाई दो प्रकार के भेषज होते हैं, दो प्रकार के भेषज अपन ने कहा, यहाँ पे दो प्रकार के रसायन या फिर दो प्रकार के रसायन सेवन विधियां होती हैं जिसके माध्यम से अपन रसायन का सेवन कर सकते हैं। एक तो होता है कुटी प्रावेशिक और एक होता है वातातपिक। एक होता है कुटी प्रावेशिक और एक होता है वातातपिक। वातातपिक देखिए, कुटी प्रावेशिक मतलब एक ऐसी कुटी होगी जिसके अंदर अपन बैठेंगे, वहां पे अपन रसायन का सेवन करेंगे। इसी को बोलते हैं इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, आईपीडी। और वातातपिक को ओपीडी बोल देते हैं, आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। वातातपिक का और अगर मैं थोड़ा संधि विच्छेद कर लूं तो ये वात प्लस तपिक होगा, मतलब वात और ताप के कांटेक्ट में रहेगा व्यक्ति। वात मतलब हवा और ताप मतलब जो धूप होती है उसकी। इसी चीज को जब आप चौथा इसका पार्ट पढ़ोगे ना, आयुर्वेद समुत्थानीय, उसमें जो है इसी का एक पर्याय बताया है, सौर्य मारुत विधि। मतलब इसका भी वही है, सौर्य मतलब सूरज हो गया, जिसने तापिक बोला ना अपन ने, वातातपिक बोल दिया, तो ये हो गया सूरज हो गया, सूर्य, और प्लस मारुत जो है, मारुत मतलब क्या हो गया, वात हो गया। तो वातातपिक का ही दूसरा नाम होता है सौर्य मारुत विधि। तो ये भी ध्यान रख लेना आपको। तो रसायन सेवन में कुटी प्रावेशिक और वातातपिक। आपसे पूछे बताइए श्रेष्ठ कौन सा होता है, तो श्रेष्ठ जो है भाई कुटी प्रावेशिक वाला होता है। भाई इंडोर ही अच्छा होता है। अपने भी मान लीजिएगा अस्पताल में कोई पेशेंट आता है और अपन कहते हैं भाई इसको ठीक नहीं हो पा रहा तो इसको एडमिट करवा दीजिए, तो वहाँ पे जो है उसका इलाज अच्छे से होता है। वो अलग बात है कि आजकल चिकित्सक जो अपनी दूसरों फायदे के लिए जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं पेशेंट को एडमिट करना। लेकिन एक बात करें तो अगर चिकित्सक की देखरेख में रहता है, कुटी प्रावेशिक विधि में रहता है, तो वो जो है ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अपन बात करें भाई कौन सा रसायन सेवन बढ़िया रहेगा, कुटी प्रावेशिक विधि वाला रसायन सेवन अच्छा रहता है। आगे अपन चलते हैं। रसायन सेवन करने से मैंने कहा भाई कौन से गुणों की प्राप्ति होती है, सात्विक गुणों की प्राप्ति होती है। वही वाजीगण जो है ना उसको इतना श्रेष्ठ नहीं माना है, क्योंकि ये राजस गुणों की प्राप्ति होती है इसको सेवन करने से। ठीक है, राजस गुणों को देने वाला होता है कौन, वाजीगण। तो ध्यान रख लेना, तामसिक भी ऑप्शन में रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है भाई, तामसिक नहीं होता, तामस नहीं होता है। वाजीगण कौन सा होता है, राजस होता है। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ऐसी कंडीशन में थोड़ी मोटी ट्रिक बना लिया करो। जैसे वाजीकरण लिखते हैं ना, ऐसे वाजीकरण, वाजीकरण, तो याद रख लेना जैसे राजस में क्या आता है, राजसिक में आता है ना राजय, तो वाजीकरण से याद रख लेना कि ये राजसिक होता है, राजस गुणों की प्राप्ति करवाने वाला होता है। और रसायन जो है वो सात्विक गुणों की प्राप्ति कराए, रसायन लिखते हैं ना रसायन, तो रसायन सात्विक गुणों की प्राप्ति कराने वाला होता है। तो इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। अब जो आगे अपन बात करते हैं, अगला आता है वाजीकरण की बात अपन करते हैं। तो ये रसायन की थोड़ी बहुत बात हुई, जितनी मैंने बताई है इतनी आपको एकदम याद होना चाहिए, बिल्कुल एक एक वर्ड उठाए गए हैं। वाजीकरण की बात अपन कर लेते हैं। तो पहले अपन ने बात कर ली रसायन की, अब बात करते हैं वाजीकरण की। सबसे पहले शब्द आता है अपत्य संतानकरण। अपत्य का मतलब होता है संतान, पुत्र को बोलते हैं अपत्य। अपत्य किसको बोलते हैं, पुत्र को बोलते हैं, पुत्र पौत्र जो भी बोले। तो कह रहा भाई ये क्या कराने वाला होता है, ये अपत्य संतान कर्म, तो ये जो है पुत्र पौत्र जो है वो देने वाला होता है कौन, वाजीकरण। भाई किसी के अगर बच्चे नहीं हो रहे तो वो क्या करेगा, वाजीकारक औषधियों का सेवन करेगा, तो उसको क्या हो जाता है, पुत्र हो जाते हैं। तो ये पुत्र पौत्र देने वाला होता है, उत्पन्न करने वाला होता है। तो अपत्य संतान कर्म किसको कहा गया भाई, वाजीकरण को कहा गया। ठीक है। अपत्य, देखिए दो चीज होती है, अपत्य मतलब संतान हो गया, अपत्य पथ जहां से संतान आती है ना, अपत्य पथ हो जाता है। तो अपत्य पथ किसको बोलते हैं भाई, योनि को बोल देते हैं अपत्य पथ, अपत्य मार्ग बोल देते हैं। ठीक है। अगली चीज आती है संतान मूल। ये बड़ा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि संतान का मूल कौन है, तो संतान मूल किसके लिए कहा गया है, संतान मूल जो है वो वाजीकरण के लिए कहा गया है। वाजीकरण के लिए क्या टर्म यूज में लिया गया है इसको भाई, संतान मूल किसको कहा गया है, वाजीकरण को। वहीं अपत्य का मूल जो है वो स्त्री को कहा गया है। भाई मतलब दोनों का सेम है,
लेकिन यहाँ पे अपत्य का मूल जो है वो किसको कहा गया है, स्त्री को कहा गया। इंपॉर्टेंट है, दोनों बातें ध्यान में रखनी है, संतान मूल वाजीकरण और अपत्य मूल जो है वो स्त्री। अगला आता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, देखिएगा, कह रहा है यस श्रियम बलम पुष्टि वाजीकरणम एव तत्। यहाँ पे रिक्त स्थान दे देंगे आपको और ये दे देंगे यस श्रीय बलम पुत्र। अब अपन जब वाजीकरण अगर नीचे ऑप्शन में आ रहा है तो अपना रहता है कि भाई उसमें कुछ मैथ्यून की बातें हो रही हो, है ना, इस प्रकार की अगर बातें आती है, उसमें संतान की बातें हो रही हो, तब अपन कहेंगे कि भाई हाँ इसका आंसर क्या हो सकता है, वाजीकरण हो सकता है। लेकिन ये अगर आप लाइन पढ़ोगे ना, यस श्रीय बलम पुष्टि वाजीकरणम एव तत्, अब इसके नीचे इसका ऑप्शन जब आएगा ना, उसमें एक ऑप्शन रहेगा वाजीकरण। अभी टेस्ट इसका हुआ था, उसमें भी यही दिया गया था, है ना, अब टेलीग्राम पे टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसमें भी ये चैप्टर दिया था, उसमें ये क्वेश्चन था, है ना, रिक्त स्थान का। तो उसमें देखिएगा जो वाजीकरण है, एक ऑप्शन क्या रहेगा, वाजीकरण रहेगा, एक इसमें रहेगा च्यवनप्राश। मान लीजिएगा किसी भी एक रसायन का नाम दे देंगे च्यवनप्राश, या फिर मैं कहूँ रसायन ही लिख देंगे, है ना, क्या लिख सकते हैं, रसायन लिख सकते हैं। इसके अलावा आचार रसायन ऑप्शन में आ जाएगा, मतलब कई ऑप्शन दे सकते हैं ऐसे। अब अपना ध्यान वाजीकरण पे नहीं जाएगा, क्यों, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है यस श्रीय बलम पुष्टि, है ना, बल देने वाला, पुष्ट करने वाला कौन होगा भाई, अपन रसायन पे टिक लगा सकते हैं, च्यवनप्राश पे टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, याद रहे तो बहुत अच्छी बात। यस देने वाला होता है ना, लक्ष्मी देने वाला होता है, बल देने वाला होता है, पुष्टि करने वाला होता है, कौन, वाजीकरण की बात हो रही है। इसके सिमिलर एक चीज है, जिस प्रकार से ये वाजीकरण जैसा दिख नहीं रहा है लेकिन ये वाजीकरण है, इसी प्रकार की एक लाइन है जो वाजीकरण जैसा दिख रहा है लेकिन वाजीकरण नहीं है। यहाँ पे ये वाजीकरण जैसा नहीं दिख रहा लेकिन वाजीकरण है। अगली लाइन है, अप्रतिहत गति स्त्रीसु और अपत्यवान भवति इति, किसके लिए कहा गया है। अब अपन कहेंगे भाई अपत्यवान मतलब संतान युक्त करने वाला होता है, कौन, अपने क्या जाएगा भाई, वाजीकरण हो सकता है। अगला आएगा अप्रतिहत गति स्त्रीसु, है ना, स्त्री के साथ जो है अप्रतिहत गति से मैथुन करना, किसके लिए आता है, वाजीकरण के लिए आता है। लेकिन यहाँ पे जो ये बात लिखी गई है, ये जब अपन सेकेंड पाद पढ़ेंगे उसमें आता है आम्लक घृत, इसके लिए कही गई है। तो दोनों लाइन जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अपने को पता होना चाहिए। जब अपन पूरा सिलेबस पढ़ते हैं ना, ऐसी लाइनें छुप जाती हैं, तो अपने को जरूरी है कि थोड़ा सा अलग से उन चीज़ों पे फोकस किया जाए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इनके आसपास की चीज़ें पढ़ेंगे, एक बार ये पढ़ लेंगे तो अपने दिमाग में रहेगा भाई हाँ जरूरी चीज़ थी। तो अप्रतिहत गति स्त्रीसु अपत्यवान भवति थी, ये आम्लक घृत के लिए कहा गया है। इसके बाद देखिएगा अपन आगे चलते हैं। अगली बात आती है, अपन ने कहा भाई दो प्रकार की रसायन होती है, एक कुटी प्रावेशिक बता दी, दूसरी अपन ने कहा भाई वातातपिक वाली बात हो गई। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि भाई कुटी प्रावेशिक निर्माण की बात करते हैं अपन, कि भाई सॉरी कुटी की निर्माण की बात करते हैं, है ना, जिस कुटी में प्रवेश करना उसका क्या करेंगे, सबसे पहले निर्माण करेंगे। तो उसमें कौन कौन सी चीजें, बहुत बड़ा श्लोक है, आप दो चार चीजें याद रखोगे। सबसे पहले पूर्व उत्तर उसकी दिशा होनी चाहिए, पूर्व उत्तर उसकी दिशा कौन सी होनी चाहिए, पूर्व उत्तर दिशा होनी चाहिए। दूसरा, वो कुटी जो है वो त्रिगर्भा होनी चाहिए, उसमें लेयरिंग होनी चाहिए, एक ऐसे लेयर रहे उसके अंदर, दूसरा और अंदर वाली कुटी होनी चाहिए, 3 लेयर वाली कुटी होनी चाहिए, इसको बोलते हैं त्रिगर्भा। ठीक है, उसके अंदर शब्द आदिनाम असस्तानाम अगम्याम स्त्री विवर्जिताम, इसमें क्या होना चाहिए भाई, असस्त। असस्त मतलब होता है कि जो अच्छे शब्द नहीं हो, है ना, गाली गलौज या फिर कोई गलत शब्द हो, उनका प्रवेश उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे शब्दों का प्रयोग। इसके अलावा स्त्री विवर्जिताम, और उसमें जो है वो स्त्रियों का प्रवेश भी जो है वो वर्जित रहेगा। ठीक है, इसके अलावा घन भित्ति ऋतु सुखाम, क्या करें भाई, घन जो है, घन घन मतलब मोटी, भित्ति मतलब दीवार, जो एक कुटी है इसकी दीवार कैसी होनी चाहिए भाई, मोटी होनी चाहिए, और ऋतु सुखाम, हर ऋतु में सुखकारी होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि इतनी मोटी कर दो कि वो गर्मियों में तो परेशानी हो जाए। तो कह रहे भाई घन भित्ति ऋतु सुखाम किसके लिए कहा गया है, ये भी कुटी निर्माण के लिए ही बात बताई गई है। तो पूर्व उत्तरस्याम त्रिगर्भा शब्दादि नाम असस्ता नाम अगम्याम स्त्री विवर्जिताम और घन भित्ति ऋतु सुखाम। तो ये बात हो गई कुटी निर्माण की। अब अपने को क्या भाई, कुटी प्रावेशिक विधि से रसायन सेवन करना है, तो इसके अंदर अपने को घुसना है। तो उसके घुसने का भी एक, कुटी में एंट्री करने का भी टाइम रहेगा। तो कुटी में बैठ के जाके कब बैठना है, सूर्य जब उत्तरायण में हो,
सूर्य उत्तरायण का मतलब हो सकता है आपको ऑप्शन में क्या दे दे, आदान काल भी दे सकता है। कौन सा काल होता है सूर्य उत्तरायण में, तो आदान काल होता है। तो आदान काल भी अपने को ऑप्शन में दे सकता है, तो ये आदान काल भी अपने को थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। दूसरा क्या सिचुएशन दे रहा है भाई, दूसरा कह रहा है कि भाई या तो सूर्य उत्तरायण में हो या फिर शुक्ल, सॉरी ये तो सूर्य उत्तरायण में और शुक्ल पक्ष हो, कृष्ण पक्ष नहीं हो, क्या हो भाई, शुक्ल पक्ष हो। अगला क्या हो, धृति स्मृति और बल को धारण करके जो है जिसको भी रसायन सेवन करना हो वो कुटी में प्रवेश करे। यहाँ पे हो सकता है कि धैर्य दे दें आपको ऑप्शन में, ऐसे पूछ ले भाई किसको धारण करना है बताओ, तो वहाँ पे धैर्य दे देंगे ऑप्शन में, तो वो नहीं होगा, धृति स्मृति और बल को धारण करना है। ठीक है, तो ये आपको धृति थोड़ा सा कह सकते हैं भाई, थोड़ा धैर्यवान थोड़ा सा कह सकते हैं, है ना, मतलब वहाँ पे पता हो भाई कुटी में अपन आईपीडी में जाते तो अपने पास में 10-15 दिन का समय होना चाहिए, 7 दिन 10 दिन का, भाई 2-4 दिन तो नॉर्मल लग ही जाते, तो वो। दूसरा स्मृति, भाई बता दिया आपको ऐसे ऐसे करना है, ये ऐसे चीज़ काम करने, तो वो भी अच्छी होनी चाहिए। बल आप में थोड़ा सा होना चाहिए, है ना, तो वो सारी बात हो गई। इसके बाद में देखो, अब ऐसा नहीं है कि अब कुटी बना ली, वो तो अगला काम था, आप कुटी में जाके बैठ गए। अब जो है आप ऐसा नहीं है कि रसायन लिया और डायरेक्ट उसका सेवन कर लिया, नहीं। जब भी रसायन और वाजीकरण का सेवन करते हैं तो पहले क्या करवाया जाता है भाई, संशोधन करवाया जाता है, उसके बाद ही जो है रसायन और वाजीकरण का सेवन किया जाता है। तो उसके लिए संशोधन के लिए जो संशोधन औषधि है उसका नाम है हरितक आदि चूर्ण, हरित के आदि चूर्ण बोला जाता है भाई उसको। तो ये हरित के आदि चूर्ण जो है वो क्या भाई, रसायन का सेवन करने से पहले आपको क्या करना है, संशोधन करना है, उसके लिए ये लिया जाता है और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्या कहा गया, श्लोक पूरा याद कर लेना, थोड़ा सा मैं ट्रिक से याद करवाऊंगा और थोड़ा सा आप सोच के समझ के याद कर लेना, है ना, पूरी ट्रिक मत बनाना, बड़ी ट्रिक भी आपको मिल जाएगी लेकिन जरूरत से ज्यादा ट्रिक भी नहीं करनी। तो देखिए क्या कह रहा है कि हरित की नाम चूर्णानी सेंधव आम्ल के गुणम वचा विडंगम रजनी पीपली विश्व भेषजम। देखिए क्या कह रहा है, हरित की नाम चूर्णानी, सबसे पहले आपने क्या किया, हरित की का चूर्ण लिया, है ना। क्या याद रखोगे, देखो पहली लाइन के लिए मैं कह रहा हूं कि आप ट्रिक बना लो और मैं कह रहा हूं आप लिख लो हरा साग, हरा साग, हरा मतलब हरित की हो गया और साग से हो गया सेंधव आम्ल की और गुड़। ठीक है, 3 आइटम हो गए। अगले की ट्रिक होती है वो मत बनाओ, लेकिन आप कैसे याद कर लोगे, देखो वचा है, विडंग है और विश्व भेषज है। ठीक है, देखो वी वचा विडंग विश्व भेषज, 3 वी हो गए। ठीक है, और पीपली और रजनी और पीपली। ठीक है, तो रजनी पीपली बीच में याद हो गई, तो वचा विडंग विश्व भेषज रजनी और पीपली, ये आप याद कर लो, बार बार पढ़ोगे तो। ठीक है, नहीं तो ट्रिक लंबी हो जाती है। ठीक, तो यहां पे क्या कहा भाई, हरित की नाम चूर्णानी सेंधव आम्ल के गुणम वचा विडंगम रजनी पीपली विश्व भेषजम। ये पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी औषधि जो है वो हरित के आदि चूर्ण में नहीं है। तो ये आपको पूरे कंटेंट आपको याद होने चाहिए, है ना। ये 4 तो ये हो गए, है ना। 5, 6, 7, 8 और 9 कितने होते हैं इसके अंदर कंटेंट, 9 घटक होते हैं, 9 इंग्रेडिएंट्स होते हैं और इनके नाम आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में इससे क्या किया जाता है भाई, इसका सेवन किया जाता है, फिर आपको जो है वो शोधन होता है। शोधन 3 प्रकार की हो सकती है, हीन शुद्धि, मध्यम शुद्धि और सबसे बढ़िया श्रेष्ठ शुद्धि अपन जिसको बोल सकते हैं। उसके हिसाब से फिर उसको संसर्जन क्रम भी किया जाता है ना। ये पूरी चीज़ें हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इसके कंटेंट इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं, वो आप जो है मुझे आंसर बताओगे नीचे, है ना, लिख के बता दीजिएगा भले ही। तो देखिएगा अपन बात करते हैं इसका अनुपान जो है ना, जिसको जानना हो बुक से जान सकता है, मेरे से पूछ लेगा। इसका अनुपान आपको बताना है कि हरित के आदि चूर्ण का अनुपान क्या है, आया हुआ क्वेश्चन एक बार। ठीक है, तो लिखा हुआ है ना, हरित के आदि चूर्ण का अनुपान क्या है वो अपने को पता होना चाहिए। 9 कंटेंट है, आपको एकदम याद होना चाहिए, इसका एकदम प्रैक्टिकल यूज है। ठीक है, हरित के आदि चूर्ण की बात करते हैं, ये रसायन सेवन से पहले संशोधन करने के लिए दिया जाता है, जब आप कुटी में प्रवेश कर जाते हो तब। अब देखो, अब आपने क्या किया, जो भी रसायन था उसका आपने सेवन कर लिया, है ना, मतलब जो भी आपने शोधन करा है उसके बाद रसायन सेवन हो। अब बात कर लेते हैं भाई, देखिए हरित के आदि चूर्ण की बात हो रही है। देखिए भाई हरित की ऐसे कौन से गुण है ना, जो कि इतना अच्छा बताया जा रहा है, या फिर अपन कह रहे हैं अभया आम्ल की अध्याय। ठीक है, आम्ल की से पहले अभया, आयुर्वेद में कुछ भी ऐसे नहीं होता है कि कर दिया, नहीं, अभया अगर पहले लिखा है इसका मतलब हरित की इंपॉर्टेंट है आम्ल की से ज़्यादा।
तो लिख दिया अभय आम्ल की अध्याय। तो हरितकी के गुण यहाँ पे मैंने जो लिखे ना वो याद कर लेना, उसके बाद कुछ याद होए तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, देखो है ना, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपना काम यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि पंच रसाम उष्णाम अलवणाम शिवाम। जो हरित की होती है वो पंच रसात्मक होती है भाई। हरित की कैसी होती है, पंच रसात्मक होती है। दूसरी चीज ये क्या होती है भाई, उष्ण होती है, वीर्य में उष्ण होती है। अब पंचरस का मतलब 5 रस है, कौन सा नहीं है, अलवणाम, इसमें लवण रस नहीं है। अपन कह सकते हैं कि लवण रस के अतिरिक्त बाकी 5 जो रस होते हैं वो हरितकी में होती हैं। शिवाम मतलब होता है कल्याणकारी, हरितकी जो है वो कल्याणकारी होती है। हरितकी के अलावा 2 बंदे और ऐसे हैं जो पंच रसात्मक होते हैं, लवण रहित पंच रसात्मक। तो कौन से हैं, MAH होते हैं। तो याद रख लेना, MHA या फिर MA, महाराष्ट्र के लोग जो है वो लवण नहीं खाते। तो 3 चीजें हो जाएगी, एक तो हो जाएगी हरित की, मध्य और आम्ल की। ठीक है, हरित की तो है, M से हो जाएगा मध्य और आम्ल की हो जाएगा। ठीक है, अगली चीज अपन बात कर लेते हैं, दोषा अनुलोमनी लघवी विद्यात दीपन पाचनम। दोषों का अनुलोमन करने वाली होती है, लघु होती है, विद्यात दीपन पाचनम, क्या करने वाली हो, दीपन पाचन करने वाली। ये लाइन दे देंगे, बोलेंगे भाई किसके लिए, तो हरितकी के लिए। अगला इंपॉर्टेंट है, वयसह स्थापनी पराम। जो वय है, आयु को स्थापन कराने वाला होता है, रोकने वाला होता है, मतलब वैसा मस्त रखता है आदमी को। इसी प्रकार की बात आती है आम्लकी के लिए। आंवले के लिए आता है वय स्थापना नाम। ये भी क्या होता है, मतलब दोनों का सेम होता है, लेकिन वय से स्थापनी पराम हरितकी के लिए कहा गया है, और वय स्थापना नाम जो है आम्ल की चरक सूत्र 25वें अध्याय में बोला गया है। चरक सूत्र 25 में यज्ञ पुरुषी अध्याय में बताया गया है कि आम्ल की वय स्थापना नाम की, वय का स्थापन करने में आम्लकी को श्रेष्ठ बताया गया है। अगला आता है इंपॉर्टेंट, सर्व रोग पर शमनी बुद्धि इंद्रिय बल प्रदान। बुद्धि इंद्रियों को बल देने वाली, सभी रोगों का प्रशमन करने वाली होती है, कौन है, हरितकी होती है। इसके बाद में आगे बहुत सारी बातें, बहुत सारे रोगों के नाम भी हैं। इंपॉर्टेंट है, स्मृति बुद्धि प्रमोह च जयेत शीघ्रम, यहाँ पे रिक्त स्थान दे देंगे। ठीक है, तो ये रिक्त स्थान दे देंगे भाई, यहाँ पे बताइए। तो स्मृति मतलब अपन कह सकते हैं स्मरण शक्ति, बुद्धि का व्यामोह को हरितकी क्या करती है भाई, शीघ्र ही जीतने वाली होती है। तो यहाँ पे रिक्त स्थान दे, स्मृति बुद्धि प्रमोह च जयेत शीघ्रम, यहाँ पे डेस आ जाएगा। अब स्मृति बुद्धि की बात आएगी, यहाँ पे शंख पुष्पी दे देंगे आपको, या फिर मेद्य रसायन ऑप्शन में दे देंगे। तो ध्यान रखना ये हरितकी की बात हो रही है, बाकी कुछ भी नहीं। यहाँ पे एक चीज आप देखोगे तो यहाँ पे क्या कहा भाई, जैसे अलवणाम पंच रसात्मक है, अलवणाम है। वीर्य में हरितकी का वीर्य पूछा जाता है, तो हरितकी का वीर्य कैसा होता है भाई, उष्ण वीर्य वाली होती है। अभी देखो बात एक समझेंगे अपन, हरितकी को किस प्रकार के वीर्य वाली, उष्ण वीर्य वाली होती है हरितकी। यहां पे अपन ने कहा भाई लवण रहित पंच रसात्मक हरितकी भी होती है और आम्ल की भी होती है, मध्य भी होती है, लेकिन हरितकी भी होती है और आम्ल की भी है, मतलब इनकी बातें सेम है ना, बहुत सारी बातें सेम है। तो याद रखना कि हरितकी और आम्लकी में सिर्फ एक डिफरेंस है, सिर्फ एक है, और वो है HUSA। वो डिफरेंस है HUSA का, हुसा याद रखेंगे। हरितकी जो है वो किस प्रकार के वीर्य वाली होती है, उष्ण वीर्य वाली होती है, और वहीं आम्लकी जो है SA मतलब शीत वीर्य वाला होता है। कौन, आम्लकी जो है वो शीत वीर्य वाली होती है। इसके अलावा जो है हरितकी और आम्ल की गुणों में डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये 5 बातें आपको ध्यान में रखना है, पंचरसाम उष्णा अलवणाम शिवाम, दोषानुलोमनी लघ्वी विद्या दीपन पाचनम, वैसी स्थापनम पराम और वैसे स्थापना नाम, सर्वरोग पर शमनी बुद्धि इंद्रिय बल प्रदाम, स्मृति बुद्धि प्रमोचय जय शीघ्र हरितकी। ये चीजें आपको बिना देखे ऐसा का ऐसा पेज अपनी कॉपी में बिना देखे लिख दोगे तो आप समझो कि भाई थोड़ी बहुत अपन पढ़े। अगली बात अपन करते हैं, अगला आता है अपना हरितकी का प्रयोग कैसे कैसे होता है भाई। हरितकी के बारे में बहुत सारी बातें हैं, है ना, लेकिन अपन ने यहाँ लिखी ये काफ़ी हैं, और भी थोड़ी बहुत पढ़ सकते हैं। यहाँ बात करते हैं हरितकी के प्रयोग की बात करते हैं कि हरितकी प्रयोग के आधार पर ही बहुत सारे रोगों को ठीक करने वाली होती है।
जैसे कि सबसे पहले आता है चर्विता वर्धयति अग्नि। अगर हरितकी का चबा के सेवन किया जाए तो वो अग्नि को बढ़ाने वाली होती है। अगर हरितकी का पीस कर सेवन किया जाए तो वो मल का शोधन करने वाली होती है। पेशिता मल शोधनी। अगर हरितकी को उबाल कर स्विन्न करना मतलब उसका स्वेदन करना, उसको उबाल कर अगर उसका सेवन किया जाए तो ये संग्राहिणी होती है। ठीक है, अतिसार का नाश करने वाली होती है। पथ्या, पथ्या मतलब हरितकी की बात हो रही है। भ्रिष्टा अगर उसको भून कर खाया जाए तो वो त्रिदोषनुत होती है। यहाँ पे क्वेश्चन कितने बन रहे हैं भाई बताइए। अगर चर्विता मतलब चबाकर अगर खा रहे हैं तो क्या होगा भाई, अपन कहेंगे वर्धयति अग्नि। दूसरा का अगर पीस के खाया जा रहा है तो अपन कहेंगे भाई मल शोधिनी। ठीक है, अपन कहेंगे भाई अगर पीस के सेवन किया जा रहा है तो अपन कह देंगे भाई मल शोधिनी। ठीक है, इसके अलावा भ्रिष्टा मतलब भूनकर अगर खाया जा रहा है तो वो त्रिदोषनुत, और स्विन्ना मतलब उबाल कर खा रहे हैं तो वो संग्राहिणी मतलब अतिसार को दूर करने वाली। इसके आगे आता है भाई हरित की सेवन के अयोग्य कौन। तो अयोग्य देखिए, हरित की सेवन के अयोग्य कौन कौन है, ऐसे कौन लोग हैं जिनको हरितकी का सेवन नहीं करना है। कह रहा है अजीर्णो रुक्ष भुज है, जो अजीर्ण का रोगी हो, जो रुक्ष भोजन का सेवन करता हो। स्त्री मध्य विष कर्षिता, जो स्त्री से मध्य का सेवन करने से है ना, अधिक मैथुन करने से, विष के सेवन करने से कर्षित हो गया हो। ठीक है, सेवेर न अभया, जो उसको सेवन नहीं करना चाहिए। अभया का क्षुत तृष्णा उष्ण अर्दित है, जो क्षुत से मतलब भूख से, तृष्णा से और गर्मी से पीड़ित हो, है ना, उसको जो है वो हरितकी का सेवन नहीं करना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ये हरितकी का सेवन जो है या फिर हरितकी के सेवन के लिए अयोग्य कौन कौन है। ठीक है, तो ये अपनी बात हुई कुछ हरितकी से संबंधित जो कि इंपॉर्टेंट है। आगे अब अपन बात करते हैं। अपन ने कहा भाई इसके अंदर 6 योग हैं, एक एक योगों की बात अपन करेंगे। वही बात है भाई, योगों में जो बातें अपन ने लिख रखी हैं वो अपन याद करेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रथम ब्रह्म रसायन की अपन बात करते हैं। प्रथम ब्रह्म रसायन में कह रहा है पंचानाम पंचमूला नाम भागान 10 प्लोन्मितान। जो 5 प्रकार की पंचमूल होती हैं, 5 प्रकार की पंचमूल मतलब उसके अंदर अपन कहेंगे भाई 5 के 5 कंटेंट हो गए। ठीक, 10 प्लोन्मितान है। जो एक पंचमूल है वो कितनी मात्रा में लेनी है, तो एक पंचमूल जो है वो 10 पल की मात्रा में लेनी है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए पंचमूल के किसी एक द्रव्य का मान कितना ले, मतलब एक द्रव्य किस क्वांटिटी में लेंगे। तो 5 द्रव्य 10 पल की मात्रा में ले रहे हैं, तो एक द्रव्य जो है वो 2 पल लेंगे। ठीक है, अब देखो ये बात हो गई। ये लाइन भी याद रखना, पंचानाम पंचमूला नाम भागान 10 प्लोन्मितान। अभी हरित की आदि योग में अपन आएंगे। ठीक है, उसमें अपन बात करेंगे, उसमें यहाँ पे निर्व्यूह करके आएगा, है ना, जब बात करेंगे तो बताएंगे। अगला आता है इसके अंदर हरित की जो है वो 1000 होती है। हरित की सहस्त्र मतलब 1000, और त्रिगुण आम्लक, और इसमें अंदर आम्ल की जो होती है वो हरित की से 3 गुना होती है, मतलब 3000। तो आपसे पूछे भाई इसके अंदर हरित की और आम्ल की का रेशियो, तो 1000 रेशियो 3000, या फिर ऑप्शन में क्या हो सकता है 1 रेशियो 3 हो सकता है। अब ये ध्यान रखना कि वो हरित की आम्ल की का पूछ रहा है या फिर आम्ल की हरित की का। अगर आम्ल की हरित की पूछ रहा है तो 3 रेशियो 1 हो जाएगा। तो ध्यान रखना है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। 3000 रेशियो 1000 भी सही है, 3 रेशियो 1 भी सही है। अगला आता है इसके अंदर जो तेल का प्रयोग किया जाता है वो 2 आढ़क की मात्रा में लिया जाता है। इसके अंदर सर्पी मतलब घृत का प्रयोग किया जाता है वो 3 त्रीणी मतलब 3 आढ़क लिया जाता है। और क्षोद्र प्रमाण जो है वो स्नेह का आधा। इसमें कहीं भी आढ़क प्रमाण नहीं लिखा, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछे तो स्नेह कितना हो गया। स्नेह मतलब घृत भी स्नेह है और तेल भी स्नेह है, और क्षोद्र का प्रमाण है स्नेह का आधा, मतलब क्या हो जाएगा 2.5 आढ़क, 2.5 आढ़क हो जाएगा। ठीक है, ये अपने रेफरेंस के लिए, जनरली ऐसे आउटसाइडर क्वेश्चन आते नहीं है ना, स्नेहार्दी याद रखना आपको। अगला कह रहा है साध्यम उदुम्बरे पात्रे तत् सर्वम मृदुना अग्निना। इसको क्या करना है आपको, उदुम्बर पात्र मतलब एक उदुम्बर ताम्र पात्र को बोलते हैं, ताम्र पात्र लेना है और उसमें एक मृदु अग्नि में आपको ये सारा पकाना है मामला।
अब ये बन गया, क्या बन गया, प्रथम ब्रह्म रसायन बना। इसको किसने सेवन किया, वेखानसा बाल खिल्यास तथा चा अन्य तपोधना। वेखानस बाल खिल्य आदि ऋषियों ने इसका सेवन किया और लंबे जीवन का उपभोग किया। ये किसकी बात हो गई, ये अपनी प्रथम ब्रह्म रसायन की बात। पहली चीज पंचमूला नाम भागा नाम 10 पेलोन मितान, हरित की 1000, त्रिगुण आंवला आंवला 3000, तेल 2 आड़क, घी 3 आड़क और छोद्र जो है वो स्नेहार्द, आपको याद रखना है। अगला अपन ने कहा इसको उदुम्बर के पात्र में जो है इसको पकाना है, साधित करना है। अब देखो पूरी चरक संहिता में उदुम्बर पात्र जो है वो 3 जगह पे आया है और वो 3 जगह है बी, डी और एस। सबसे पहला तो ब्रह्म रसायन अपन पढ़ ही रहे, दूसरा आता है दृष्टि पर्दावर्ती वर्ती और तीसरा आता है सिद्म लेप। इन 3 में जो किसकी बात आती है, औदुम्बर पात्र या फिर अपन कहें ताम्र पात्र की बात की गई है। तो ये भी आप ध्यान में रखो, है ना। देखो हम कितना ब्रह्म रसायन आप बुक में देखोगे बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपन कह रहे हैं भाई ये जो क्रीम लाइनें हैं ये आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। आगे अपन चलते हैं। इसके बाद देखो आगे अपन बात करते हैं द्वितीय ब्रह्म रसायन की। द्वितीय ब्रह्म रसायन में देखिए सबसे पहली बात है, जब प्रथम ब्रह्म रसायन अपन पढ़ रहे थे उसमें कहा था भाई हरितकी की संख्या 1000, लेकिन द्वितीय ब्रह्म रसायन में हरितकी नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन में रहेगा कि 500 हरितकी, 1000 हरितकी, 3000 हरितकी, है ना, 5500 जो भी अपन लिखे, इस प्रकार से जो आपको ऑप्शन मिलेगा, है ना, मतलब एक नन ऑफ दीज भी मिलेगा कि नहीं होती है ना, ऐसा कुछ। लेकिन ध्यान रखना है कि द्वितीय ब्रह्म रसायन में हरितकी नहीं होती है। आम्ल का नाम सहस्रम, तो आम्ल का कितना, आम्ल की कितना होता है, सहस्र, सहस्र मतलब 1000, तो इसमें आम्ल की कितनी होंगी भाई, 1000 होंगी। और किस विधि से बनाया जाता है ये द्वितीय ब्रह्म रसायन, पिष्ट स्वेदन विधि से इसका निर्माण किया जाता है। अगली बात अपन करते हैं कि आम्लक सहस्त्रम स्वरस प्रीपितम, जो पहला जो 1000 आंवला लिया है ना, इस 1000 आंवले का आपने चूर्ण बनाया और इस चूर्ण के अंदर अपन ने 1000 आंवले की, है ना, 1000 आंवले का आपने क्या दी, भावना दे दी। 1000 आंवले की आपने इसमें भावना दी। अगला कह रहा है नाग बला सहस्र सौरस परिपीतम। इस पूरे तामझाम में और भी इंग्रेडिएंट्स मिला के इसमें जो अपन ने फिर से क्या किया, नागबला 1000 पल, है ना, यहाँ पे 1000 पल आएगा, 1000 पल है, छूट गया है, 1000 पल नागबला सौरस की क्या करना, आपको फिर से भावना देनी है इसमें, ठीक है। तो 1000 आंवला की सौरस की भावना, फिर 1000 पल नागबला का सौरस की भावना अपने को देनी है। इसके बाद और अब इसके अलावा क्या कह रहा है कि कनक रजत ताम्र परवाल काला ऐस चूर्ण अष्ट भाग संयुक्तम। अब इसमें देखो क्या है, जो पहला ब्रह्म रसायन था उसमें कोई भी मेटल की बातें अपन ने नहीं की, लेकिन यहाँ पे क्या है, कनक, कनक मतलब सोना है, इसके अंदर रजत मतलब चांदी है, ताम्र है, परवाल है, काला ऐस है ना, काले लोहे का चूर्ण अपन कह सकते हैं। और ये पूछा जाता है कितना लेना है ना, जो एक कनक रजत ताम्र परवाल काला ऐस जो है वो द्वितीय ब्रह्म रसायन में कितना लेना है, तो 1/8, जो पूरा तामझाम बना है ना उसका 1/8 भाग लेना है। ये भी इंपॉर्टेंट बात हो गई। इसके अलावा कैसे याद कर सकते हैं, सूर्य का ताप लो, ऐसे छोटी सी ट्रिक अपन याद कर सकते हैं, ठीक है। तो सूर्य से याद करोगे, स्वर्ण, स्वर्ण किसको बोलते हैं, कनक को बोलते हैं। सूर्य, देखो सूर्य, रेत मतलब रजत, र से रजत, ठीक है, रजत हो गया। का से याद करोगे, काला ऐस मतलब काला लोहा। अगला आता है ताप से याद करोगे, ताम्र और प्रवाल, ताप से हो जाएगा ताम्र और प्रवाल। और लो से लो, है ना, कैसे भी याद कर लो, का छोड़ दो, है ना, या फिर लो से लो याद कर लो, है ना, मतलब जो भी याद। तो यहाँ पे स्वर्ण रजत काला है, ताम्र और प्रवाल और लो, तो इन सब का जो है 1/8 जो है वो भाग लेना है टोटल का, ठीक है। ये 1/8 का भी बड़ा रोल है, आगे आप पढ़ते चलोगे ना बहुत सारी चीजें 1/8 में बताई गई, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला अपना आता है द्वितीय ब्रह्म रसायन की फलश्रुति की बात। यहाँ फलश्रुति का मतलब होता है कि उससे क्या फायदा होगा, उसको बोलते हैं फलश्रुति। तो देखो क्या कह रहे हैं, द्वितीय ब्रह्म रसायन की फलश्रुति के मामले में अपन ने कहा कांतः प्रजानाम सिद्धार्थ चंद्र आदित्य समद्युति, जो लाइनें बताई गई वो आपको ध्यान में रखना है। श्रुतम धार्यते सत्वम आश्रम
धरणीधर सारस्य वायुना सम विक्रम है, कि जो भी व्यक्ति इस द्वितीय ब्रह्म रसायन की सेवन करता है उसकी कांति बढ़ती है भाई। ठीक है, प्रजा के मध्य उसकी कांति बढ़ती है। सिद्धार्थ चंद्र, चंद्र मतलब चंद्रमा, आदित्य मतलब सूरज, है ना। तो जो भी क्या करता है भाई, जो भी ये ब्रह्म रसायन का सेवन करता है, अगर आपको द्वितीय ब्रह्म रसायन लगा रखा है तो आप वो कर दो, लेकिन अगर आपके कुछ भी नहीं है, सिर्फ ब्रह्म रसायन है, तो वो हो जाएगा भाई हाँ ये ब्रह्म रसायन की फलश्रुति। लेकिन अपन पढ़ते कहाँ पे इसको, द्वितीय ब्रह्म रसायन के अंतर्गत अपन इसको देखते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है भाई, कि ये देखिएगा किसका सेवन करने वाला क्या है भाई, सिद्धार्थ चंद्र आदित्य समद्युति। ठीक है, तो इसका प्रयोग करने वाले व्यक्ति जो है वो अपनी प्रतिमा आदि गुणों के कारण सुंदर कांति वाला होता है। ठीक है, और अपने सिद्ध करना मतलब अपने कार्यों को, सिद्धार्थ मतलब अपने कार्यों को सिद्ध करने वाला होता है, और चंद्रमा और सूर्य के समान वो तेज वाला होता है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। तो याद रखना कि सिद्धार्थ नाम का एक लड़का था, सिद्धार्थ नाम का एक लड़का था, उसने द्वितीय ब्रह्म रसायन का सेवन किया, या फिर उसने ब्रह्म रसायन का सेवन किया, और उससे क्या हो गया कि ब्रह्म रसायन का सेवन करने से उसको सुनते ही याद हो जाता है। तो श्रुतम धार्यते मतलब उसको सुनते ही अब याद होने लग गया। तो ये ध्यान रखना, श्रुतम धार्यते। अगला अगला आता है धरणीधर सारस्य वायुना सम विक्रम है। अब वो क्या हो जाएगा भाई, पर्वत के समान दृढ़ हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा वो वायु के समान सम विक्रम है, वायु के समान पराक्रमी हो जाएगा ना। दो चार बातें हो गई। उसका जो सत्व है वो ऋषियों के समान हो जाता है। तो सबसे पहले कि कांतय प्रजा नाम सिद्धार्थ चंद्र आदित्य समद्युति, तो पहली लाइन से सिद्धार्थ याद कर लेना कि भाई सिद्धार्थ नाम का लड़का था, तो ये लाइन दे सकते हैं भाई, बताइए किसकी फलश्रुति है। दूसरा, उसके सुनते ही याद हो जाता है, तो श्रुतम धार्यते वाली लाइन ध्यान में रखना। और तीसरा है कि वो धरणीधर है ना, श्रुतम धार्यते से धर, ये भी याद रख लेना कि धरणीधर सारस्य वायुना सम विक्रम है। बार बार ये सिर्फ 3 लाइन आपको इसकी फलश्रुति के लिए पढ़नी है। अगली चीज अपन चलते हैं भाई, है ना। लगभग यहाँ पे आके मामला निपट जाता है। थोड़ा सा बचता है, इंपॉर्टेंट पार्ट बचता है अपना च्यवनप्राश। च्यवनप्राश की बात करते हैं कि च्यवनप्राश में 36 औषधियां भी हैं, और च्यवनप्राश में 39 औषधियां बताई हैं सारंगधर ने, और 36 औषधियां बताई आचार्य चरक ने। ठीक है, तो पहली तो ये चीज आती है। ऐसा नहीं है कि चरक ने यहीं पे 36 बताया है, चरक ने धूमपान नेत्र की लंबाई भी 36 बताई है, तंत्र युक्तों की संख्या भी 36 ही बताई है ना। और भी जो द्विवर्णीय अध्याय में वर्ण उपक्रम बताए वो भी 36 बताए हैं। आचार्य सुश्रुत ने 60 बताए, 60, चरक ने 36 बताए। तो 36 जो है वो बहुत जगह पे बताए चरक ने। ठीक है, सारंगधर की बात करें, उन्होंने 39 बताया। आजकल जो मार्केट में अपन च्यवनप्राश बनाते हैं वो सारंगधर वाला बनाते हैं। ठीक है, पूछा जाता भाई बताइए च्यवनप्राश में आंवले कितने लेंगे, तो भाई 500 ताजे आंवले इसमें लिए जाते हैं। इसमें घृत की मात्रा कितनी, 6 पल होती है। इसमें तिल तेल की मात्रा कितनी, 6 पल होती है। और मधु की मात्रा कितनी, 6 पल होती है। यहां से AIAPGET 2021 में क्वेश्चन आया था, मैं आपको लास्ट में दूंगा, फिर आप मुझे उसका आंसर बताना। नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछ लेना, मैं समझा दूंगा। लेकिन यहां से क्वेश्चन बना था, देखो, है ना। गोघृत कितना, 6 पल, तिल तेल कितना, 6 पल, और मधु कितना भाई, 6 पल। बात करते हैं वंशलोचन कितना, 4 पल, पीपली कितना, 2 पल, और एते दाना, एते दाना मतलब हो गया एला, तेजपत्र, दालचीनी और नाग केसर, इन चारों को मिला के 1 पल की मात्रा। इससे दुगुना कर दो, 2 पल कौन, पीपली है। इससे दुगुना कर दो, 4 पल कौन, वंशलोचन। इसी को क्या बोलते हैं भाई, तुंगा छिरी बोलते हैं, तुंगा छिरी। वंशलोचन को ही बोलते हैं। हो सकता है तुंगा छिरी के नाम से आ जाए, और छोड़ दो भाई, सर ने तो वंशलोचन पढ़ाया था, है ना। थोड़ा सा अपने को सिनोनिम भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन यहां से बना था, मैं हिंट दे देता हूं कि देखिए अपन कहते हैं भाई घृत और मधु जो है वो समान मात्रा में जो है विष का काम करते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन आया था, अभी पढ़ेंगे अपन, है ना, क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें 6 पल और 6 पल गोघृत दे रखा है। ठीक है, तो 4 पल वंशलोचन, 2 पल पीपली और 1 पल एते दाना। इसी को बोलते हैं चतुर्जात। कौन, एला, तेजपत्र, दालचीनी और नाग केसर को बोला जाता है चतुर्जात।
ठीक है, तो देखो थोड़ा सा आप ये याद रखोगे, इनकी मात्रा आप याद रख लेना। 500 आंवले, 6 पल गोगरी, 6 पल मधु, 6 पल तिल का तेल, 4 पल वंशलोचन, 2 पल पीपली, 1 पल एथिदाना। अब आगे आते हैं अपन च्यवनप्राश के अष्टवर्ग की औषधियों के संदर्भ में कुछ बातें कर लेते हैं। अष्टवर्ग की औषधियाँ 8 औषधियाँ आती हैं, है ना। उसमें से कहा जाता है भाई चरक ने कितनी बताई, चरक ने च्यवनप्राश में अष्टवर्ग की कितनी औषधियाँ काउंट की हैं, तो भाई 5 बताई हैं। इसमें कितनी नहीं बताई, तो 8 होती हैं तो 3 नहीं बताई। कौन कौन सी, तो मेदा तो है च्यवनप्राश में, चरक ने बताई है, लेकिन महामेदा नहीं बताई। काकोली तो बताई है लेकिन क्षीर काकोली नहीं बताई। रिद्धि तो बताई है लेकिन वृद्धि नहीं बताई। ये ध्यान रखना है, महामेदा, क्षीर काकोली, वृद्धि नहीं बताई है। वहीं सारंगधर की बात करें तो अष्टवर्ग की 7 औषधियाँ उन्होंने च्यवनप्राश में काउंट की हैं, लेकिन वृद्धि नहीं बताई उन्होंने। तो वृद्धि दोनों ने नहीं बताई है, चरक ने भी नहीं बताई और सारंगधर ने भी नहीं बताई, है ना। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी। इसके बाद देखो आगे अपन चलते हैं कि च्यवनप्राश के गुणों की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कह रहा है क्षीण छतानाम वृद्धानाम बालानाम च अंगवर्धनम। जो क्षीण है, छत से, क्षीण से छत से आहत हो गए हैं, या फिर वृद्ध जो व्यक्ति हैं, है ना, बालक हैं, उन सब के जो है बालकों का अंगवर्धन करने वाली होता है। कौन, च्यवनप्राश होता है। ठीक है, तो ये आता है कि क्षीण छता नाम वृद्धा नाम बाला नाम च अंगवर्धनम, है ना। यहाँ से अभी इसी श्लोक में से, इसी पैराग्राफ में से AIA PGET 2025 में भी क्वेश्चन आया हुआ है ना, वो भी करवाएंगे आपसे। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे कि बुद्धि स्मृतिकरम चाहे बालानाम च अंगवर्धनम, तो इसके लास्ट में भी यही आता है। लेकिन ये महापेशाचिक घृत होता है, जिसको अपन उन्माद अपस्मार में पढ़ते हैं, महापेशाचिक घृत होता है। ठीक है, उसमें आता है बुद्धि स्मृतिकरम चैव बालानाम च अंगवर्धनम, और क्षीण छतानाम वृद्धानाम बालानाम च अंगवर्धनम, ये किसके लिए है भाई, ये च्यवनप्राश के लिए बात हो गई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। इसके बाद में देखो आगे अपन थोड़ा और पढ़ते हैं इसी के गुणों के बारे में। कह रहा है कि पिपासा मूत्र शुक्र स्थान दोषांश अपकर्षति। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है भाई, देखिए क्या कह रहा है भाई, वात्रक तृष्णा रोग को दूर करने वाला, पिपासा को दूर करता है, और मूत्राशय और शुक्र में रहने वाले विकृत वात पित्त कफ को दूर करने वाला, है ना, दोषों को अपकर्षण करने वाला होता है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रख लेना है। तो ये लाइन अगर आती है तो अपन कहेंगे भाई ये च्यवनप्राश से संबंधित है। परम उक्तो रसायन कहा गया है इसको, क्या कहा गया, परम उक्तो रसायन, सभी रसायनों में श्रेष्ठ बता दिया। इसके अलावा कहते भाई च्यवनप्राश जो होता है वो परम अग्नि वृद्धि करने वाला होता है, ये विशेष रूप से अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। लास्ट में एक लाइन आती है च्यवनप्राश में, जराकृतम रूपम आस्य सर्वम विभति रूपम नव यौवन से। ठीक है, क्या कह रहा है कि विशेषकर कुटी प्रवेश की विधि से इसका प्रयोग किया जाए तो वृद्ध पुरुष भी अपनी वृद्धता के लक्षणों को त्याग कर युवा बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जराकृतम रूपम आस्य सर्वम विभति रूपम नव यौवन से, ये किसके लिए कहा गया भाई, ये भी च्यवनप्राश के लिए कहा गया। इंपॉर्टेंट लाइन। आगे अपन चलते हैं। अब बात करते हैं अपन हरित की आदि रसायन की और हरित की आदि योग की। इसमें टोटल कितने योग थे, अपन ने कहा भाई 6 योग हैं, तो 2 तो किसके हो गए, हरित की के हो गए। ठीक है, 2 योग तो किसके हो गए, अपने हरित की के निकल आएंगे। ठीक है, चलो अब इसके बाद में अपन बात करते हैं हरित की आदि रसायन। कह रहा है कि इसका अनुपान जो है वो है क्षीर सर्पी। इसका अनुपान क्या है, क्षीर सर्पी और उष्णोदक। हरित की आदि रसायन का अनुपान क्या है, उष्णोदक है। और क्या कह रहा है कि हरित की आम्ल की विभितक, याद रखना इसमें हरित की भी है, आम्ल की भी है और विभित की भी है, मतलब इसमें त्रिफला है। इसमें कौन है, त्रिफला है। आगे देखो क्या कह रहा है, पंच पंच मूल निर्यूहे, ये ध्यान रखना है। पंच पंच मूला नाम भागा नाम 10 फलोन्मितान पढ़ी थी अपन ने प्रथम ब्रह्म रसायन में। पंच पंच मूले निर्यूहे, ये अपन ने पढ़ा है हरित की आदि रसायन में। अगला है पंच पंच मूल रसे। पंच पंच मूल रसे जो है वो पंच पंचामृत घृत में अपन पढ़ते हैं। इस प्रकार की रिपीटेटिव लाइन जो होती हैं उनको अपने को विशेष रूप से थोड़ा सा देख लेना होता है। आगे अपन पढ़ते हैं हरित की आदि योग की भी 1-2 बातें पढ़नी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पाणितल मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है। अभी लाइन आती है त्रिवर्ष प्रयोगादस्य वर्ष शतम
अजरम वय तिष्ठति, मतलब 3 साल तक अगर इसका प्रयोग पूछेंगे भाई हरित के आदि योग का प्रयोग कितने साल तक करेंगे जिससे कि आप 100 वर्ष की आयु जियो, तो 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए आप क्या करना है, हरित की आदि योग का सेवन करना है। प्रयोगादि से वर्ष शतम, मतलब 100 वर्ष तक बढ़िया जीवन जो है वो जीता है। आगे आता है विषम अविषम भवति गात्रम, किसी भी प्रकार का गलती से कोई विष अगर सेवन कर लेते हो तो भी हरित की आदि योग का सेवन करने वाले पुरुष के उस विष का भी असर नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी थोड़ी सी लाइन जो अपन देख सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में जो है थोड़ी सी बातें और आती हैं। अंत में आता भाई रसायन का महत्व क्या है, यथा अमर नाम अमृतम यथा भोगवता सुधा, है ना। तो ये रेफरेंस आता है कि भाई ये किसके लिए कहा गया है, तो ये किसके लिए कहा भाई, रसायन के लिए कह दिया। ठीक है, रसायन का अपन महत्व कह सकते हैं। मतलब क्या होगा कि जिस प्रकार देवताओं के लिए अमृत है और नागों के लिए सुधा है, उसी तरह प्राचीन काल में महर्षियों के लिए रसायन है ना। इसके आगे लिखा हो, है ना, लेकिन अपने को ये रेफरेंस पूछा जाता है कि जिस प्रकार से देवताओं के लिए अमृत है और जो महर्षियों के लिए, नागों के लिए सुधा है ना, भोगवता सुधा, तो सुधा उस प्रकार से महर्षियों के लिए क्या है, तो रसायन है ना। तो आगे वाला तो क्वेश्चन ही है, ये आपको याद रखना है। न जराम न च दौर्बल्यम न आतुर्य निधनम न च, तो इसका सेवन करने वाला न जराम, ना तो बूढ़ा होता है, न च दौर्बल्य, ना उसको दुर्बलता आती है, न वो आतुर होता है रोगी बनता है, न उसका निधन होता है ना, मरता भी नहीं है। तो किसकी बात हो गई, ये रसायन के महत्व की बात की गई है। लास्ट में जब भी अपना अध्याय समाप्त होता है, इसमें एक लाइन आती है, रसायनानाम सिद्धानाम आयुर अनुवर्तन, कहते हैं कि भाई आयु का अनुवर्तन करने वाले जो होते हैं वो इस रसायन का जो है सेवन करे, है ना, जिनकी बात है। तो ये लाइन इतनी पूछी जाती है कि रसायनानाम सिद्धानाम आयुर अनुवर्तते, आयु का अनुवर्तन करने वाला कौन सा रसायन पाद है, तो ये पहला। ठीक है, तो ये अपने में, तो जिसमें भी अपन देख रहे हैं 100 वर्ष की आयु की बात कर रहा है, कोई बिना बुढ़ापे हुए आयु की बात कर रहा है, तो पूरी इसके अंदर जो बातें हैं वो किससे संबंधित है, आयु से संबंधित ही सारी की सारी बातें हैं। तो वही ये बताना चाह रहे हैं। इसके अलावा लास्ट में मैंने कहा भाई जो च्यवनप्राश वाला है उसमें से 2021 में क्वेश्चन आया था, अभी 25 में भी क्वेश्चन है, लेकिन ये ज़्यादा मेरे को थोड़ा ठीक लगा इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। आगे की और क्लासेज में अपन वो सारे क्वेश्चन ऐड करेंगे। कह रहा है कि भाई ये नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए है, दूसरा आर है, मतलब असर्शन रीजन का जो है वो क्वेश्चन आया, है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपन पूरा पढ़ लेते हैं चैप्टर, उसके बाद भी देखो कैसे दिक्कत आती है। कह रहा है कि च्यवनप्राश में घृत और मधु सम मात्रा में होते हुए भी विरुद्ध नहीं है। अपन जनरली जानते हैं कि भाई अगर आप घृत और मधु को सेम मात्रा में प्रयुक्त करते हो तो वो क्या हो जाएगा, विरुद्ध आहार की कैटेगरी में है। लेकिन कह रहे भाई च्यवनप्राश तो एक प्रकार का रसायन है, उसमें विरुद्ध आहार वाला आइटम कैसे डाल दोगे, तो नो डाउट विरुद्ध तो ये नहीं है। इसका रीजन दिया गया है कि क्यों विरुद्ध नहीं है, क्योंकि घृत और मधु के साथ अन्य द्रव्यों के संयोग का कारण वे संयोग होने के कारण वे विरुद्ध नहीं होते। आपको ये बताना है, अपना आंसर जो है मुझे कमेंट में बता दीजिएगा ताकि मैं एनालिसिस करूं कि आप कितना सोच पाते हो और फिर मैं इसका सही आंसर जो आपको वहीं पे बता दूं। ठीक है, तो ये आपको अटेम्प्ट कर लेना है और आगे अपन और भी ऐसे क्वेश्चन करते रहेंगे। इसके अलावा जो है आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे, आप जुड़े रहिएगा और अगर ऐसे चीज़ें चाहिए तो हम ज़रूर लाएंगे आपके लिए। दूसरा, आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, चाहो तो निःशुल्क रहेगा, है ना। आप हमारी वेबसाइट है इस पर जा सकते हो, इवन आप ऐसे गूगल पे इतना भी सर्च कर लोगे तो भी आपको वेबसाइट मिल जाएगी, है ना। उसके होम पेज पे आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से आप अपना ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, है ना। और भी कोई आपके डाउट आती है वो आप ज़रूर देखिए, है ना। तो कुछ भी हो आप ज़रूर नीचे पूछ सकते हो। नेक्स्ट आप क्या चाहते हो, कौन सा वीडियो आपको ज़रूरत है वो भी आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये बात आज अपन इतनी बातें करेंगे, अगली क्लास में अपन नेक्स्ट पार्ट लेंगे, है ना। पहला पार्ट थोड़ा सा बड़ा था, दूसरा मेरे हिसाब से इतना बड़ा नहीं होगा, ठीक है। चलिए।